गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आज आपका फिर स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस। तो जो भी क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के देखेंगे वो क्वेश्चन हम आपके बीच में कराने वाले हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन होगा, यदि 20 आदमी प्रतिदिन यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 6 घंटा काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं या समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी 4 घंटे रोज काम करते हुए काम को 15 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन आपके बीच में है 25 आदमी, 50 आदमी, अगला ऑप्शन है 60 आदमी और 40 आदमी। तो सबसे पहले जानिए, क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो है वो वर्क एंड टाइम से है। यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने आदमी 4 घंटे रोज काम करते हुए काम को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, एक कंसेप्ट जानिए, एमएस रूल के मुताबिक M1 H1 D1 बराबर का M2 H2 D2, जहां पर M होता है पुरुष या महिला और H होता है घंटा और D होता है दिन। तो देखिएगा, पहला आपका सेंटेंस बन रहा है, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो 20 आदमी 6 घंटा काम करते हुए 30 दिन, तो कितने आदमी 4 घंटे रोज काम करते हुए काम को 15 दिन में करेंगे। तो M2 का मान ज्ञात करना है, H2 हो जाएगा 4 घंटे और D2 दिया हुआ है 15 दिन। ये दोनों समीकरण आपके सामने बराबर की कसौटी पर रखे हुए हैं। अब आपको काटा पेड़ी करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 20 तिया 60। तो M2 बराबर 60 आया, यानी कि 60 आदमी आकर के 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो ये काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी लिख देते हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड और धारा की विपरीत दिशा में
धारा की विपरीत दिशा में 20 सेकेंड में किसी नदी को पार करता है, किसी नदी को पार करता है, यदि धारा की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। ऑप्शन में है 15 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन दिया गया 25 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है 18 मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन आपके बीच में है 22 मीटर प्रति सेकंड 22। तो देखिएगा नाव धारा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में है। नाव धारा से यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड और धारा की विपरीत दिशा में 20 सेकंड में किसी नदी को पार करता है, यदि धारा की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। अब इसमें देखो सीधा सीधा समय दिया गया है, धारा की दिशा वाला और धारा की विपरीत दिशा वाला। तो इसके लिए आपको बेसिक कभी भी एग्जाम में सवाल को नहीं लगाना है। बेसिक विधि से आप ये देखिएगा, एमएस रूल के माध्यम से इस सवाल को लगाने के लिए शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर होता है T1 प्लस के T2 बटे T1 डिफरेंशियल T2। अब आप जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल, पेपर में इतना लिखोगे तो समय बर्बाद होगा। तो याद रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल को हम x से शो करते हैं और धारा की चाल को y से शो करते हैं। तो नया सूत्र बन जाएगा x बटे y बराबर T1 प्लस के T2 और बटे T1 डिफरेंशियल T2। इस तरह से आप बनाइएगा। अब देखो इसमें से x का मान का या y का किसी एक का दिया जाता है तो एक का पूछ लिया जाता है। यदि धारा की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो, अर्थात y का मान आपको दिया है, x का मान फाइंड करना है, तो x बटे 5 बराबर का T1 आपको दिया 10 सेकंड और T2 दिया आपको 20 सेकंड। तो ऊपर अंश के मानों में एक बार जोड़ देना है, 10 प्लस के 20 और 10 डिफरेंशियल 20। डिफरेंशियल का चिन्ह हमेशा कहता है कि बड़ी राशि से छोटी राशि घटाई जाएगी, माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो x बटे 5 बराबर का 20 10 30 हुआ और 20 में से 10 गया तो 10 और 10 तिया 30 और 5 तिया 15। तो x बराबर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा F। ओके, और भी सवाल आप देख देख करके लगा सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है √36 माइनस का √47 प्लस का 1 और √3 प्लस के 1 बराबर का क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि क्वेश्चन वर्गमूल से है। पहले ऑप्शन में लिखा है √7, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है √9, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है √29 और डी ऑप्शन आपके बीच में है √49। तो देखो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये सस्पेंस अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन जैसे पुटअप किया है उसी तरह से हम क्वेश्चन का सम्मान करेंगे। आपका दिमाग चलेगा क्योंकि आप पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। √9 ऑप्शन दिया है तो आप कह सकते हो कि 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, तो ऑप्शन में 3 रख देता। √49 भी ऑप्शन में दिया है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, आपको पता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में 7 रख देता।
बट ऐसा नहीं, जैसा क्वेश्चन ने पुटअप किया है और जैसे विकल्प आपके सामने रखे हैं आप वैसा ही देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन के लिए तैयार रहे। तो यहाँ पर देखा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाया तो अंडर रूट 36 माइनस का अंडर रूट 47 प्लस का 1 और यहाँ पर है अंडर रूट 3 प्लस का 1। अब आप यहाँ गौर करिएगा, 3 और 1 आराम से जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता है किन्हीं राशियों के बीच में तो हमेशा गुणा चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर 1 आएगा तो 1 और गुणित 2 हो जाएंगे, तो 2 एकम ये 2 हो गए और 2 जैसे ही 47 में जोड़ेंगे तो ये अंडर रूट 49 बन जाएंगे। और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होगा और 7 36 में से घट जाएगा, तो बोलो 36 में से 7 गए तो कितना बचा 29। तो अंडर रूट अब हटेगा नहीं, तो अंडर रूट 29 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 है आपके बीच में। यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर, यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 18% लाभ के लिए 18% लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 12.48 रुपए, बी ऑप्शन में है 20.48 रुपए, सी ऑप्शन है 22.48 रुपए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 23.47 रुपए। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका ये हम बताते चले लाभ हानि से है, दो विक्रय मूल्यों के बीच में तुलना, कंपैरिजन टू बिटवीन सेलिंग प्राइस। दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना एक टॉपिक होता है और ये टॉपिक अधिकांशतः क्वेश्चनों का पेपरों में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल दो, चाहे एसएससी एलडीसी दो, चाहे एसएससी एमटीएस दो। और करंट में वैकेंसी आपके बीच में प्रस्तुत हुई है सीजीएल की, तो सीजीएल का फॉर्म भी भर सकते हैं जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो सीजीएल तक भी ये क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, यदि किसी सामान को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 18% लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो कई विद्यार्थियों का तो जैसे लगाने का क्वेश्चन का मन नहीं होगा और पढ़े कम होंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे 3 विकल्प में 48 लास्ट में आया है और एक ऑप्शन में 47 आया है, तो इसी को टिक मार देंगे, जो कि गलत है। ऐसा सोचना नहीं है हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, एसपी फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस के ए इज इक्वल टू एसपी सेकेंड 100 प्लस माइनस का बी। अर्थात इसका मतलब है जहां पर ए और बी जो होते हैं वो आपके परसेंटेज में दिए गए, परसेंटेज में दिए गए लाभ या हानि होते हैं। क्या होते हैं भाई, लाभ या हानि। लाभ कहे तो प्लस चिन्ह उपयोग करना है, हानि कहे तो माइनस चिन्ह उपयोग करना है। और एसपी का तो मतलब है सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड, अर्थात विक्रय मूल्य प्रथम विक्रय मूल्य द्वितीय। अब आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वहां पर हमें कंसेप्ट नहीं लिखा जाना चाहिए, सीधा सीधा डिजिट पे वर्क करना चाहिए। कैसे, 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हुआ तो तुरंत 20/105 हो गया, क्योंकि लाभ कहा तो 100 पे बढ़ जाएंगे। और बराबर में हम देखेंगे हमें एसपी सेकंड तो ज्ञात ही करना है और यहाँ पर हमें 18% का लाभ लेना है तो बटे 118 हो गए। अगर हानि होता तो 82 हो जाता। अब हम लोगों का काम बचा केवल कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करोगे तो 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20 और 21 पंचे 105 हो गए। तो एसपी सेकंड बराबर आपका हो जाएगा 118 गुणित के 4/21
और 118 गुणे 4 जब आप करोगे तो 8 चौको 32, हाथ में आए 3, 11 4 44, 44 3 47, 472/21 हो गया। अब 472/21 करोगे तो आपको जाकर के ऑप्शन दिखाई देगा 22.48 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 22.48। देखिएगा कैसे 21 का भाग देने जा रहे हैं 472 में, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 ज्यादा हो जाएगा। 7 में से 2 गए, 5 4 में से 4 गए, कुछ नहीं उतारा लिया 2 का। अब 21 दूनी 42 फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 में से 2 जीरो, 5 में से 4 गया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई। 21 चौको 84, 21 पंचे 105 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 21 चौको 84 हुए। 100 में से 84 गए तो कितना बचा बोलो भाई? 26, फिर 16 बचा। अब जैसे ही 16 बचा फिर से 1 जीरो बढ़ाई, तो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 147, 21 अट्ठे 168 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, और 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, फिर से 1 जीरो लगाई, तो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126। और हम 3 अंक तक ही दशमलव निकालते हैं, तो देखिएगा 4 के बाद 7 और 7 के बाद 5 से मान ज्यादा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 22.48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यही ज्यादा आता है। दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है, 5वां क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है। 5:6 5:6 अनुपात रखने के लिए पद 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? ये लो, 5:6 अनुपात रखने के लिए पद 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? ऑप्शन है 13, 12, 7 और 6। देखो एक बात और बता दें हम इसमें आपको कि क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा भ्रमित किया है। क्वेश्चन की अधिकांश किताबों में जो शुरुआत होती है, चाहे किताब एच.डी. यादव हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे ऋचा पब्लिकेशन हो, या फिर वो आपकी किरण पब्लिकेशन हो, तो देखिएगा 5:6 अनुपात रखने के लिए जो वैल्यू अधिकांश क्वेश्चनों में शुरू में दी जाती है वो लास्ट में दे दी गई, और जो लास्ट में होती है वो बाद पहले दे दी गई। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे बनता कि 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए, तो कभी कभी दिमाग हमारा इसी हेडेक पर काम करने लगता है। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाव कर दिया कि 5:6 अनुपात रखने के लिए पद 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि जो अंत वाले पद हैं उसको शुरुआत समझना है। ये वाला अनुपात ठहरने के लिए 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आर.एस. अग्रवाल पैटर्न कहिए या परंपरागत विधि कहिए, कहा जाता है माना कि 3:5 के प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई? x जोड़ दिया जाए। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, 3 प्लस के x बटे 5 प्लस के x बराबर के अनुपात कितना रह जाएगा? 5/6। त्रिया गुणा करा दीजिए, तो 6 तिया 18 प्लस के 6x बराबर 55, 25 प्लस के 5x, 6x x एक तरफ कर लेंगे तो 6x माइनस के 5x बराबर 25 माइनस के 18, तो x बराबर के हो गया 7। तो यही आंसर हो गया आपका। x का वैल्यू जो आया है 7, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3:5 के प्रत्येक पद में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो उत्तर हमेशा 5:6 में बना रहेगा। अब इसी सवाल को मान लो इस तरह से ना लगाना हो एग्जाम हॉल में, ये भी सरल ही पैटर्न है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते थे,
जिस अनुपात में जोड़ना है उसको ऊपर रखो, जो अनुपात हो जाए उसको नीचे रखो। त्रिया गुणा करा दीजिए, 6 तिया 18 और 5 25, इनमें डिफरेंशियल होता है। और जो अनुपात हो जाए 5:6 उनके पदों का डिफरेंशियल ले लो। तो 6 5 का अंतर 1, वो 25 में से 18 गए, 7/1, 7 एकम 7, तो करेक्ट आंसर हो गया 7। ये ट्रिक जो है वो आपकी दोनों क्वेश्चनों में काम करती है। आपको सवाल ये तो जोड़ने वाला मिला, घटाने वाला भी मिलेगा, तो दो ही सवाल बनेंगे, जोड़ने वाले और घटाने वाले, तो दोनों पर ये ट्रिक काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपके बीच में सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण। मंझला कोष्टक है 8 माइनस का 2 गुणित 8 माइनस के 2 बटे 8 प्लस के 2 गुणित 5 मंझला कोष्टक बंद का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? का मान ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में दिया है 3, बी ऑप्शन में दिया है 6, और सी में है 2 और डी में है 4। ये देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ लिखा हल, तो क्या देखा? 8 माइनस के 2 गुणित के 8 माइनस के 2, 8 प्लस के 2 गुणित के 5। आंसर निकालना है तो देखिएगा, 8 माइनस के 8 में से 2 गए 6, 8 में 2 जोड़े 10 गुणित के 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 में से 6 गए, बोलो बोलो, 8 में से 6 गए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ आपको क्वेश्चन सरल भी देखने को मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, पेपर कठिन भी आता है, सरल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, या संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 जो क्रमागत दिए हैं वो भी अपन को मालूम नहीं है, और अगली 3 पूछ ली गई है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन को वरीयता देना भूल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके बीच में है 24, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन में है 27 अर्थात 27, और डी ऑप्शन आपके बीच में लिखा हुआ है 35। तो देखिएगा, अगर हम लोग बेसिक पद्धति से देखेंगे तो कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले कहा जाता है आर.एस. अग्रवाल पैटर्न से, माना कि 3 क्रमागत संख्याएं। सबसे पहली बात आई, माना कि 3 क्रमागत संख्याएं, तो सबसे पहले होगा x, x + 1 और x + 2। माना कि 3 क्रमागत संख्याएं मान ली गई हैं, तो x, x + 1, x + 2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद कहता है मैथमेटिक्स में प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, इनका योग। तो योग करने के लिए x प्लस का x + 1 प्लस के x + के 2 = 18। अब देखेंगे x x जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + के 2 बराबर के 3x + का 3 बराबर के 18। तो 3x बराबर के 18 माइनस के 3, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 3×5 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब आप x का वैल्यू अगर निकाल लिए हैं तो आप क्रम से 3 संख्याएं जो आपकी हो जाएंगी वो 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। इनका योग करो तो 7 6 13 5 18 हो रहा है।
और इसी संख्या के बाद अगली 3 संख्याएं क्रम से आपको ले लेनी है। तो 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 8, 9, 10 का योग करके बता दो, वही तुम्हारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिएगा 10, 9, 19, 19, 8, 27, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपके बीच में है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के चौगुने में यदि किसी संख्या के चौगुने में 21 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के चौगुने में 21 जोड़ दिया जाए तो योगफल 57 हो जाता है, अर्थात 57। यदि किसी संख्या के चौगुने में 21 जोड़ दिया जाए तो योगफल 57 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दिए गए हैं 11, 9, 13, 8, 11, 9, 13, 8। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके बीच में एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न के मुताबिक कहा जाता है जब कुछ भी समझ में ना आए तो माना कि संख्या बराबर का x। अब यदि किसी संख्या के चौगुने में, तो संख्या का चौगुना करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 4x। अब इस संख्या के चौगुने में 21 जोड़ दिया जाए, ये देखो 21 जोड़ दिया तो योगफल कितना हो गया? 57, 57। तो क्या हम नहीं जानते हैं 4x बराबर के 57 माइनस के 21, तो 4x बराबर के 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गए 3, तो x बराबर 4 नमा 36। तो x का वैल्यू आ गया 9 और संख्या भी हम x ही तो माने थे, तो वो संख्या हो गई 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9। 9वां क्वेश्चन कह रहा है x/2 प्लस के 8 बराबर 3x + 2 का मान होगा। पहले ऑप्शन में होगा 3/6, बी ऑप्शन में होगा 4/5, सी ऑप्शन में होगा 5/4 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 8/7। तो देखिएगा x/2 प्लस के 8 बराबर के 3x प्लस के 2, तो x/2 प्लस के 8 बराबर के 3x प्लस के 3 दूनी 6। 3 का गुणा करा दिया अंदर, तो 3x प्लस के 3 दूनी 6। अब x एक तरफ कर लेना है, तो x/2 माइनस के 3x बराबर 6 माइनस के 8। तो इधर हमने देखा यहाँ 2 3 6, तो x माइनस के 6x/2 बराबर के 8 में से 6 गए तो माइनस के 2, और 6 में से 1 गया तो माइनस के 5x/2 बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, तो 5x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/5। तो करेक्ट आंसर हमारा 4/5 कहीं दिख रहा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। सवाल नंबर 10वां देखते हैं।
10वां क्वेश्चन आपके बीच में है, यदि किसी धन को यदि किसी धन को 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से यदि किसी धन को 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है या किसी को उधार दिया गया एक ही बार, तो बताइए कि कितने वर्ष बाद उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना होगा या हो जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 वर्ष, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 44.4 वर्ष और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 33.6 वर्ष और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 52.4 वर्ष। अब समय आपको थोड़ा अटपटे तरीके से दिया हुआ है, तो सवाल की विशेषता सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक वर्ड केवल इसमें चुनिंदा है। यदि किसी धन को 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है तो बताइए कि कितने वर्ष बाद, अर्थात कितने वर्षों में उस धन का ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। बस इसी क्वेश्चन पर ये सवाल बना हुआ है आपके लिए हार्ड। देखिएगा, सबसे पहले सवाल को अगर हम देखेंगे तो R बराबर आपको दिया हुआ है 9% वार्षिक ब्याज की दर से। मान लो कोई धन P बराबर X है, तो बताइए कितने वर्षों में भाई T बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, उस धन का ये ब्याज ही है। ब्याज जो है मूलधन का 4 गुना हो जाता है, तो मूलधन X माने तो बोलो ब्याज कितना हो जाएगा 4x। गलती यहाँ पर क्या होगी, हम इसको अमाउंट मान लेंगे, अमाउंट 4x नहीं कहा, मिश्र धन नहीं कहा कि वो 4x हो जाता है धन, ये वर्ड लिख दिया है, ये ब्याज ही मूलधन का 4 गुना हो गया, तो ये SI का मान ही है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का। तो वी नो दैट, हम जानते हैं भाई T बराबर के SI गुणित के 100/P इंटू R, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। साधारण ब्याज डायरेक्ट 4x दिया है और गुणित के 100 बटे में P का मान x है और R हमें दी गई है 9%, तो x खत्म हो गया, तो ये हो गया 400/9। तो 400/9 में जब हम 400 में 9 का भाग देंगे तो आपको उत्तर जाके मिलेगा लगभग 44.4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रट्टा मार लिया होगा, देखो कैसे दिया जाता है। 400 में अगर हम 9 का भाग दें तो 9 चौको 36, फिर 4 बचे, फिर 9 चौको 36, फिर दशमलव लगाए तो फिर 9 चौको 36, ये 4 खत्म नहीं होगा, तो 44.4 पे हम छोड़ देते हैं, अर्थात 44.4 बार भी लिख सकते हैं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक सवाल को बड़े अच्छे से देखिएगा। सवाल नंबर 11, ग्यारहवां सवाल कह रहा है, यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये अच्छा सवाल है, यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए है, यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए है, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो,
यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को देखो साइलेंट मोड में कह दिया गया। साइलेंट मोड में ये कह दिया गया कि इसी दर पर इसी समय पर 200 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 600 रुपए। क्वेश्चन साइलेंट मोड में है। कुछ स्टूडेंट तो एकदम क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि क्वेश्चन अधूरा है। यदि किसी धन का, धन दिया नहीं है, यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए है, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले तो ना तो तुम्हें मूलधन दिया है, तो सबसे पहले अगर हमें मूलधन प्राप्त हो जाए तो हम फिर यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। हम लोग बेसिक छोड़कर के ट्रिक से देखेंगे। एमएस रूल का एक कंसेप्ट कहता है, और ये वीडियो देखने के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर अभी अपलोड किया जाएगा तो वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और केवल दर दी जाए तो आप क्या करिएगा, रामबाण सूत्र को 2 बार लगा दीजिए। तो एक बार अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहता, 2 वर्ष का क्या कहता भाई, सीआई कहता, तो ए प्लस बी प्लस के ए इंटू बी बटे 100, तो यही मान हो जाता 10 प्लस के 10 प्लस के 10 गुणित के 10 बटे 100। तो 10 और 10 कितना होता है 20, बिंदी बिंदी से खत्म, तो ये हो गया 21%। लेकिन 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए, केवल दर दी जाए, तो 3 वर्ष का सीआई हो जाएगा। अब ये वाला मान ए का काम करेगा और बी का मान कौन करेगा, वही 10%। तो कैसे, फिर से रामबाण सूत्र यही उपयोग करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस के 10 प्लस के 21 गुणित के 10 बटे 100, और ये हो जाएगा 21 10 31 प्लस के 1 बिंदी से 1 बिंदी खत्म, तो 2.1, और ये बन जाएगा 33.1। तो देखो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपए है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 33.1% बराबर के 662, और मूलधन ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटते हैं, ये याद रखना है। तो 662 गुणित के 100 बटे 33.1, तो 33.1 का जब दशमलव हटेगा तो ऊपर एक बिंदी बढ़ेगी, वो 331 से 662 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, तो मूलधन की राशि कितनी आ गई 2000 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछ लेता तो वो भी ज्ञात कर लेते 2000 रुपए। लेकिन अब यदि ब्याज दर 10% है तो 3 ही वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात करो। तो फिर से देखो एमएस रूल के अकॉर्डिंग ना देखो, अब डायरेक्ट देखिएगा। अब आप एसआई बराबर जानते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो P का वैल्यू कितना आ गया 2000, R का मान है 10 और समय आ गया 3 बटे 100, बिंदी 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 खत्म, 20 तिया 60 और 60 दशारम कितना हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 600। ठीक है, इसका भी एमएस रूल होता है, डायरेक्ट हम लगा सकते थे। दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहते हैं, तो 2000 का डायरेक्ट यही 10 तिया 30, केवल 30% निकाल दो, वही हमारा आंसर, तो 3 दूनी 6, तो 600 रुपए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है आपके बीच में, यदि कोई ट्रेन यदि कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है
और एक खंबे को पार करने में 2 सेकंड का समय लेती है। 2 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके बीच में। ऑप्शन में दिया गया है 20 मीटर होगी क्या, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 80 मीटर होगी, सी ऑप्शन में लिखा है क्या 50 मीटर होगी, और डी ऑप्शन में लिखा है 15 मीटर होगी। तो जब आप रेलगाड़ी पढ़ेंगे, रेलगाड़ी का भी आपका एक स्पेशल टॉपिक बनकर के वीडियो अपलोड किया जाएगा। यदि कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है और एक खंबे को पार करने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। समय ज्यादा हो रहा है तो बेसिक बताने से हम लोग यहाँ हटते हैं, डायरेक्ट ट्रिक आप सुनिएगा। ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, एक एमएस रूल देखेंगे। याद कैसे रख लेना है टॉपिक को आपको, जब एक रेलगाड़ी लंबाई रहित स्थिर लक्ष्य को भी पार कर जाए और लंबाई सहित स्थिर लक्ष्य को भी पार करे, एक ही रेलगाड़ी दो चीजों को पार करे, एक ऐसे लक्ष्य को जिसमें लंबाई ना हो, तो व्यक्ति में या खंभे में कोई लंबाई तो होती नहीं है रेलगाड़ी के अकॉर्डिंग, और किसी लंबाई सहित प्लेटफॉर्म को पार कर जाए, यानी कि लंबाई सहित स्थिर लक्ष्य को पार कर जाए, ये चलायमान ना हो, तो इनको पार करने में ये देखो दोनों क्वेश्चन इसमें समाये हुए हैं कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है और एक खंबे को पार करने में 2 सेकंड का समय ले रही है। तो ये क्वेश्चन जब कंबाइंड आपको नजर आए कभी भी, तो एमएस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एक खंबे को पार करने में 0 रखिए, उस समय उसका नीचे 2 सेकंड, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड, इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पुटअप करिएगा कि यहाँ सर 0 क्यों रखा, क्योंकि एक लंबाई रहित स्थिर लक्ष्य को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के ही बराबर दूरी तय करनी होती है, जिसमें ये वाला जो लंबाई रहित होता है इसकी रेलगाड़ी के सापेक्ष कोई लंबाई नहीं होती, नगण्य होती है। यानी कि रेलगाड़ी की कंपैरिजन से अगर हम लोग व्यक्ति की, खंबे की और बिजली के खंबे की, तार के खंबे की कल्पना करें तो वो नगण्य के बराबर होगा, तो इसीलिए वो हमेशा 0 माना जाएगा। और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो इसकी लंबाई तो मानी जाएगी। ठीक, तो कभी भी खंबा आ जाए, बिजली का तार आ जाए, सिग्नल का खंबा आ जाए, टेलीफोन का खंबा आ जाए, या प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए, तो उसके समय के ऊपर आप 0 रखेंगे हमेशा, और जो प्लेटफॉर्म है, पुल है, सुरंग है, इसकी माप दी जाएगी तो वो रखेंगे, और उसके नीचे उसका समय रखेंगे। अब करना क्या है, एमएस रूल के मुताबिक आपको ये सीखना है, इन दोनों का आप करा दीजिए त्रियक गुणा। क्या करा दीजिए, त्रियक गुणा। तो देखो एक त्रियक गुणा 10 का 0 में होगा तो 0 तो सबको 0 कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिस तरह से आकाश शून्य है तो आकाश शून्य है, इसी तरह से आकाश में जो लोग मिलते चले जाते हैं वो शून्य होते चले जाते हैं। तो 200 दूनी हो गए 400, और 10 और 2 का अंतर लो अब 8, 10 और 2 का क्या लिया अंतर 8, इसका भाग दे दो 8 पंच 40। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई आपकी 50 मीटर। हंसते हंसते एकदम निकलेगा, हर क्वेश्चन पर ये ट्रिक अप्लाई होगी। जिस भी क्वेश्चन पर ट्रिक अप्लाई ना हो तो आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह का सवाल जब भी आपको नजर आए तो ये ट्रिक आपकी लागू होगी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने में। बहुत ही कम समय में, बेसिक बिल्कुल भी नहीं लगाना। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपका लंबाई रहित होगा उसका आपको 0 मानना है लंबाई, और समय नीचे लिख देना है, और जो लंबाई सहित दिया होगा तो उसकी लंबाई और उसका समय त्रियक गुणा करा करके इन समयों का अंतर लेकर के उसमें भाग दे देना, और भाग देने के बाद जो वैल्यू आए वो हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 13। तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, एक एक क्वेश्चन हमें हर चैप्टर से देखने को मिल जाता है। सवाल नंबर 13 है, जब x बराबर 2 हो, दिया हुआ है जब x बराबर 2 हो तो
0.5 माइनस के 1/x का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1.5, बी ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस के 1.5, सी ऑप्शन में 0.5 और डी ऑप्शन में 0। तो ये सवाल देखो परीक्षा में आया हुआ है, कई विद्यार्थियों ने तो छोड़ा हुआ होगा। क्यों छोड़ा हुआ होगा, पढ़े नहीं होंगे। तो देखो इस सवाल को इस सबसे सरल सवाल माना जाएगा आज का प्रैक्टिस सेट का। x बराबर 2 दे रखा है आपको और आपका सवाल बना 0.5 माइनस के 1/x। तो देखो 0.5 ऑलरेडी है, वो 1 के बटे में x का मान रख दोगे आप। x बराबर जो 2 दिया है वो आप बटे में रख देंगे, तो 0.5 माइनस के 1/2 का भी मतलब 0.5 ही होता है। और 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गए, संख्याएं समान चिन्ह विपरीत, तो आंसर आपका क्या बचा, 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे सरल सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन देखा करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3 प्लस के 4 बड़ा कोष्टक 7 माइनस के छोटा कोष्टक 6 माइनस के 5 माइनस के 4 और ऊपर लगा है बार और कोष्टक छोटा बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद का सरल रूप क्या होगा, या का मान क्या होगा, का सरल रूप होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है क्या आंसर 9 आएगा, क्या आंसर 10 आएगा, क्या आंसर 11 आएगा, क्या आंसर आपका 12 होगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण से हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 प्लस, बचपन से ये सीखे होंगे सबसे पहले छोटा कोष्टक, उससे पहले भी अगर बार कोष्टक आ जाए तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 4, ये ऊपर से जब बार हटेगा तो ज्यों का त्यों हट जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, बोलो 5 में से 4 गया, 1 बचा और ये कोष्टक बंद। 3 प्लस के 4, 7 माइनस 6 में से 1 गया तो 5 बचा। अब आगे बढ़े तो 3 प्लस का 4 और 7 में से 5 गए तो 2 हो गए। 3 प्लस के 4 दूनी 8 और 8 3 11। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11, 8 3 11 सी। ओके, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन आज का है आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 15 है। पंद्रह क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। पहले ऑप्शन में है 20 लीटर, बी ऑप्शन में है 30 लीटर, सी में है 40 लीटर और डी ऑप्शन में है 60 लीटर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका मिश्रण चैप्टर से है, एलिगेशन।
60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए? 60 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, तो ये पता नहीं है लीटर में कितना दूध है कितना पानी है, लेकिन एक तरफ हम लिख लेंगे दूध और एक तरफ लिख लेंगे पानी। अब देखो इनका जो अनुपात है वो 2:1 है। इसका मतलब है अब जिसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 3 का वैल्यू बराबर 60 है। अगर ये 3 वैल्यू 2 और 1 3 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितने के हो गया? 20 के। तो 20 का यहाँ मान लौटाओगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। तो 40 लीटर दूध है वो 20 लीटर पानी है, तभी टोटल तो 60 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रश्नानुसार कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो मान लो x लीटर पानी मिला दिया जाए, माना x लीटर पानी मिलाने पर, अब पानी मिलाने पर तो दूध है तो दूध तो ज्यों का त्यों रहेगा भाई, जिसको मिलाने के लिए कहा तो उसी में तो मिलेगा। तो पानी है 20 प्लस के x बराबर के मान 1:2 हो जाए। त्रिया गुणा कर दीजिए तो 20 प्लस के x बराबर 80, तो x बराबर 80 माइनस के 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके बीच में है। कल हम फिर आपके लिए तैयार होंगे 15 क्वेश्चन लेकर के। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, असिस्टेंट लोको पायलट। ओके, थैंक यू।